चैप्टर 11। कुछ ही देर में उनकी कार एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। हॉस्पिटल को देख फलक ने हैरानी से वेदांत की ओर देखा, जिसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। फलक ने उसे देख मुंह बना लिया, फिर धीरे से बुदबुदाई, डेविल कहीं का। भले ही उसने ये सब बहुत धीरे बोला था, लेकिन वेदांत के शार्प कानों ने इसे बहुत ही क्लियरली सुन लिया था। जिसे सुन वेदांत ने एक नज़र घूर कर फलक को देखा, जो उसके ऐसा देखने से सकपका गई थी। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर आए, कैंसर यूनिट के अंदर चले गए। इस बीच वेदांत ने एक बार भी फलक से कोई बात नहीं की थी। वेदांत ने फलक हाथ थामे उसे एक बेड के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फलक ने देखा उस बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। उनके बॉडी में कई मशीनें लगी हुई थी। फलक हैरानी से उस औरत की ओर देख रही थी, तभी उसके कानों में वेदांत की धीमी पोलाइट आवाज सुनाई दी। दादी देखिए, मैं किसे लेकर आया हूँ। वेदांत ने प्यार से उस बूढ़ी औरत के बालों को सहलाते हुए उससे कहा। वहीं वेदांत के ऐसा बोलते ही उस औरत ने अपनी कमजोर आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलते हुए वेदांत की ओर देखा, जो उसे ही प्यार से देख रहा था। वेदांत को देखते ही उस औरत के मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। तभी दादी जी की नज़र वेदांत के बगल में खड़ी लड़की पर गई, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यो मैरिड है। दादी जी ने वेदांत की ओर कन्फ्यूजन से देखा, तो वेदांत ने उन्हें देख अपनी पलकें झपका दी। उसके ऐसा करते ही दादी जी की स्माइल और ज्यादा गहरी और बड़ी हो गई। दादी जी ने फलक को अपनी ओर आने का इशारा किया, जिसे देखकर फलक हिचकिचाते हुए उनके पास आ गई। दादी ने फलक उनके पास आते ही उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोली, बहुत सुंदर है मेरी बहू, और इसकी आंखें तो बिल्कुल। इतना बोल दादी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर थोड़ा रुककर बात बदलते हुए बोली, इसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। दादी की बात सुनकर फलक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं वेदांत दादी के अधूरे छोड़े गए शब्दों को जानता था, जिसे सोचकर उसके दिल में एक दर्द सा हुआ, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। तभी दादी ने वेदांत की ओर देखकर उससे पूछा, मेरा डिस्चार्ज करवा दे तू। अब मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना, मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनी बहू और तेरे बच्चों के साथ गुजरना है। दादी ने ये सारी बातें बच्चों की तरह मुंह बनाकर कही थी। उनकी बातें सुन वेदांत वार्ड से बाहर की ओर जाने लगा। वो जैसे ही वार्ड से जाने को हुआ, तभी उसके कानों में दादी की रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनाई दी, पता नहीं मैं कितने दिनों की मेहमान हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी दिनों में मेरा पूरा परिवार साथ हो, जैसे 2 साल पहले हुआ करता था। 2 साल पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा दादी, तो प्लीज आप मुझसे ये जिद ना करें। वेदांत दादी को इतना कह वार्ड से बाहर निकल गया। वहीं वेदांत की बातें सुन दादी के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे देख फलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वेदांत पे गुस्सा आ रहा था। जहां उसने एक और दादी को खुश करने के लिए उससे जबरदस्ती मजबूर कर शादी की थी, वहीं दूसरी ओर उससे दादी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मानी जा रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और दादी के हाथ को अपने दोनों हाथों से थामकर बोली, दादी आप जानती है न उनकी आदत को, फिर क्यों आप उदास हो रही है। फलक के उतना बोलने पर भी दादी ने अपना सिर नहीं उठाया, तो उसने दादी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर ऊपर उठाया, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने देखा दादी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। भले उसे उनसे मिले ज्यादा वक्त न हुआ हो, लेकिन उन्हें ऐसा रोते देख फलक को अपने सीने में चुभन का एहसास होने लगा था। उसने दादी के आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए उनसे कहा, दादी मैं उन्हें मना लूंगी, मैं वादा करती हूँ, बस आप रोना बंद कीजिए। फलक की बात सुन दादी ने उसकी ओर अपनी मासूम नजरों से देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम सच में वेद को सिंघानिया मेंशन लेकर आओगी? सच में?
तुम मुझसे वादा करो कि तुम वेद को लेकर सिंघानिया मेंशन में ही रहोगी जब तक कि मैं इस दुनिया को अलविदा नहीं कह देती। दादी ने फलक के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। फलक उनके चेहरे पर इस बात की अहमियत साफ देख सकती थी। हाँ दादी, मैं वादा करती हूँ कि मैं उनके साथ सिंघानिया मेंशन जरूर आऊंगी और हम वहाँ तब तक रहेंगे जब तक आप चाहेंगी। फलक ने हल्की स्माइल के साथ कहा। वही उसकी बातें सुन दादी के उदास फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने लेटे हुए ही फलक को अपने गले लगा लिया। फलक ने भी उन्हें टाइट हग कर लिया। तभी फलक की नजर दरवाजे पर खड़े वेदांत की ओर गई, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। वो फलक के देखते ही पलटकर वहां से चला गया। उसके ऐसा करते ही फलक दादी को कुछ काम का बहाना कर वहां से निकल गई। वो जैसे ही बाहर आई, वेदांत ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ उसे घसीटता हुआ अपने साथ पार्किंग में ले आया। वहां आते ही उसने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे फलक थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और वेदांत की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया? मैं आपकी वाइफ हूं, ना कि कोई स्लेव जिसके साथ आप ऐसा ट्रीट कर सकें। मैंने आपको मुझसे मिसबिहेव करने की परमिशन नहीं दी है। और आप इतना गुस्सा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मैंने दादी से आपको सिंघानिया मेंशन में रहने का वादा किया है? वादा? तुमसे किसने कहा वादा करने के लिए? हाँ बोलो। वेदांत ने गुस्से से गुर्राया। फिर उसने फलक को कार के डोर से लगाया और उसके दोनों ओर अपने हाथों का घेरा बनाकर अपने एक एक शब्दों को चबाकर बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। नाम की बीवी हो तो वहीं बनकर रहो और अपनी औकात मत भूलो। वेदांत के मुंह से इतनी जहरीली बातें सुन फलक की आंखें नम हो गई। उसके एक एक शब्द फलक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफी थे। वेदांत इतना बोल जब वापस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा तो फलक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही वेदांत ने उसके हाथ को पलटकर ऐसे घूरा जैसे वो उसे तोड़ ही देगा, लेकिन फलक को उसके ऐसा देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने वेदांत की ओर देखकर उससे थोड़े रूखेपन से कहा, मिस्टर सिंघानिया, भले ही आपका कोई पर्सनल रीजन होगा दादी को मना करने का, लेकिन ये बात आप खुद मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं। आप अपने दादी की एक विश पूरी करने के लिए मुझे मजबूर कर शादी कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स है। फिर भी आपने मेरी जिंदगी में इस शादी नाम के कलंक को लगाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। चलो मैं तो आउटसाइडर हूँ, औकात भी नहीं है मेरी आपके सामने कुछ बोलने की, फिर भी अपनी औकात से ज्यादा बोल रही हूँ। किसी मरते हुए की आखिरी इच्छा तो उसे फांसी देने वाला जल्लाद भी नहीं टालता, तो कम से कम आप अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए और मेरी औकात से बाहर की गई इन बातों के लिए मुझे माफ कीजिएगा। फलक इतना बोल वह से हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वहीं वेदांत फलक को जाते देख उसकी कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी हॉस्पिटल के अंदर दादी के वार्ड में आ गया। उसने देखा फलक दादी को सूप पिला रही थी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हो। उन्हें एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते देख वेदांत उन्हें एक टक देखे जा रहा था। जब दादी ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा। वेदांत उनके पास आया। उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि फलक उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने दादी की ओर देखा और उनसे कहा, शाम को मैं आपको लेने आऊंगा, तब तक डीआर आपके कुछ टेस्ट कर लेंगे, फिर हम साथ में सिंघानिया मेंशन चलेंगे रहने के लिए। ये आखिरी लाइन वेदांत ने फलक के ओर देखकर कही थी। ठीक उसी समय फलक भी उसी की ओर देख रही थी। एक बार फिर जब वेदांत ने फलक की ग्रे आईज में देखा तो उसे बेचैनी सी होने लगी। ऐसा होते ही उसने उससे झटके से नजरें फेर ली। थोड़ी देर वहां वक्त गुजरने के बाद वो फलक लेकर डार्क विला की ओर निकल गया। वहीं
इन सबसे दूर सरसीवा गांव के बीच चौराहे पर 3 आदमियों के हाथ पैर को एक खंबे से बांध एक लड़का उन्हें लगातार मारे जा रहा था। वो सभी दर्द से चिल्ला रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे, चीख रहे थे। पूरा गांव खड़े होकर ये नज़ारा मूर्ति बने देख रहा था, लेकिन किसी में भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। उस लड़के की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। जब उस लड़के का मन उन्हें अधमरा कर संतुष्ट नहीं, तो उसने उन सबके भेजे को गोलियों से भून दिया। इसी के साथ उन सबकी दर्दनाक चीख उस इलाके में गूंज उठी। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये भयानक नज़ारा देखकर कांप गए। चूंकि उनका ये नज़ारा देखना उस लड़के का ऑर्डर था, इसलिए वो चाहकर भी वहां से तब तक नहीं जा सकते थे जब तक उन्हें वहां से जाने को ना कहा जाए। वो लड़का इस वक्त ऊपर से नीचे तक खून से सना हुआ था, मानो उसने खून की होली खेली हो। तभी उसके सामने दौड़ता हुआ उसका एक आदमी आया और उसे एक टॉवेल देने को हुआ, लेकिन उसका ऐसा करना उस लड़के के शांत हुए गुस्से को और दहका गया। उसने उस आदमी के पैर पर गोली चला दी और गुस्से से गुर्राया, हमारे बाप बनने की कोशिश न करो। फिर उसने एक सरसरी नज़र वहां मौजूद लोगों पे दौड़ाई, जिसे देख सब गांव वाले डर से कांप गए। जिसे देख उस लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो लड़का उन सब की ओर देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, ये सब तो वो थे जिनकी लापरवाही की वजह से हमारी जान हमसे दूर भाग गई, लेकिन उसका हाल हम क्या करेंगे जिसने हमारी जान की भागने में मदद की होगी? अगर वो खुद हमारे सामने आकर अपना जुर्म कबूल कर ले तो हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि हम उसे इनसे कम दर्दनाक मौत देंगे। ये वादा है वीर चौधरी का। इतना बोल वो वहां से अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर निकल गया। छोटे मालिक जब से उस बस ड्राइवर ने बताया कि मालकिन और उनकी बहन उसके बस से दिल्ली गई है, तब से हमारे आदमी छोटी मालकिन को दिल्ली के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं, रवि ने वीर से कहा। जिसे सुन वीर ने उसे अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या उसका पता चला? नहीं मालिक, रवि ने नजरें नीची करते हुए कहा। जिसे सुन वीर के माथे पर बल पड़ गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोल रवि को घूरते हुए बोला, दिल्ली जाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले उस बस ड्राइवर को हमारे पास लेकर आओ। इतना बोल वीर ने अपना सिर सीट से टिका लिया। जान तुम्हें जितना ये लुका छुपी का खेल खेलना है खेल लो। जिस दिन तुम हमारी पकड़ में आओगी, तुम्हें खून के आंसू न रुलाया तो हमारा नाम भी वीर चौधरी नहीं होना, तो तुम्हें हमारा ही होगा जान, वीर चौधरी ने खुद से कहा। इस वक्त उसके आंखों में फलक को पाने का जुनून साफ देखा जा सकता था।